तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और वो टॉपिक हमारा रहेगा किसी भी मिरर के अंदर फोकल लेंथ और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। इट मीन्स आपने क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पढ़ रखा है कि R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। बट ये चीज आती कैसे है, कहां से आई, इस पे आज हम लोग का एक ब्रीफ डिस्कशन होगा। और उस डिस्कशन में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे। वो बेसिक चीजें क्या हैं? सपोज हम बात करें कि मिरर की, इसमें हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब तक रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम दिखा नहीं पाएंगे तब तक हम इस डेरिवेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्या है ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट और इसका जो इनोवेशन या फिर आप कहें कि इसको किसने डिस्कस किया था पहले, तो 1607 ये वो टाइम पीरियड है, यानी आप कहें तो 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो एक महान साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, उनका समय है और उनका नाम था पियरे डी फॉर्मेट। तो पियरे डी फॉर्मेट का जो कॉन्सेप्ट था ये वो थे, इन्होंने लाइट पे कुछ अपने प्रैक्टिकल किए और उस प्रैक्टिकल से एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया। कॉन्सेप्ट क्या? वो प्रैक्टिकल का ही कंक्लूजन था कि कोई भी लाइट अगर किसी एक सोर्स से जनरेट हो रही है और वो किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर जाती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, यानी रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है बी, यहां तक जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक जब भी होगी तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी या शॉर्टेस्ट पाथ से ही आएगी। इट मीन्स वो इसी डायरेक्शन में आएगी। शॉर्टेस्ट पाथ इसके लिए सेम यही है, जिस डायरेक्शन में गया है वैसे ही लाइट को आना है। और ये सारा डिस्कशन हम किस पे कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, क्योंकि वेव नेचर पे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक कहां से रिलेट करता है? ये टॉपिक आपका रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का है। इवन इसके कुछ पार्ट हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, बट क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इसकी प्रूविंग जो है वो जनरली नहीं पूछी जाती है। फार्मूले का यूज जरूर है। फार्मूले का यूज आप कहां करते हैं? मैक्सिमम फार्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं, बट इसकी प्रूविंग हम लोग कहां आकर के डिस्कस करते हैं? इसकी प्रूविंग हम लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करते हैं। और इसकी प्रूविंग से पहले जो पियरे डी फॉर्मेट था, इनका एक योगदान कह लीजिए, ज्योमेट्री में भी था, कैलकुलस में भी था। कैलकुलस में न्यूटन का भी नाम आता है। इन्फिनिटी या इनफाइनाइट कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट कैलकुलस में सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है पियरे डी फॉर्मेट का। इन्होंने ये बात बताया। अब हम कैलकुलस को छोड़ के फिर से लाइट पे आते हैं। लाइट के बारे में इनका ये ऑब्जर्वेशन था जब इन्होंने पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट को अगर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाए तो उस समय यह देखने को मिलता है कि लाइट सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है। अगर डेस्टिनेशन आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो डेस्टिनेशन से टकरा करके, यानी वहां पर स्ट्राइक जब करता है तो उसके बाद जब बैक में आएगा तो हमेशा अपने शॉर्टेस्ट पाथ से ही बैक आता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ, ये सभी चीजें पढ़ लेते हैं, बट हमें यह पता नहीं चलता है कि आखिर ये चीजें एक्सपेरिमेंट किया किसने था, कैसे आया था। आप बहुत ज्यादा जाएंगे रिफ्रैक्शन में, स्नेल लॉ का कॉन्सेप्ट आएगा, मीडियम का कॉन्सेप्ट आएगा। इनका यह कहना था कि सपोज अगर ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां से आपका लाइट जनरेट हो रही है, लाइट ऐसे जा रही है सीधे इस डायरेक्शन में, तो अब यहां ये सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? डेस्टिनेशन। जैसे ही यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट जाके फॉल हुई, वहां से फिर रिटर्न बैक जाएगी तो सेम पाथ को ही एक्वायर करेगी, क्योंकि ये सेम पाथ ही उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर किया जाएगा। अब सपोज दूसरे केस में अगर हम डिस्कस करें तो दूसरे केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारा सेकंड केस है, सेकंड सिनेरियो। यहां पे फिर हमने क्या किया? इसको सोर्स दिखा दिया। अब लाइट यहां से चल रही है, यहां जा रही है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में पड़ी है ये सरफेस उस लाइट को रिसीव कर रहा है, तो सरफेस क्या करेगा? अपने नॉर्मल से एंगल आई बनाएगा और बताएगा कि इस एंगल से लाइट आ रही है विद नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल बन रहा है। अब ये लाइट क्या होगी?
यहां टकराने के बाद फिर लाइट एनर्जी किधर जाती है, इधर जाती है। तो इधर जाएगी जब, तो आप यहां पर अगर एंगल डिफर कर दें, मान लीजिए आपका 30 डिग्री का एंगल था, ये आपका 30 डिग्री का एंगल था, अगर आप इसे 45 डिग्री कर देंगे तो ये पाथ चेंज हो जाएगा आपका। तो पाथ क्या रखना है, लगभग सेम रखना है। तो आप क्या देखते हैं, पाथ सेम है, इट मींस एंगल भी आपका क्या है, ये सेम है। ठीक है, तो जब आपका ये एंगल सेम होगा तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर किया जाएगा। इट मींस ये पाथ इतना ही है जितना पाथ से ये लाइट आई है, जितने लेंथ की लाइट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से इसका कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था। फ्रेंच साइंटिस्ट ने इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। बाद में हम इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सभी में आगे की ओर देखेंगे। लेकिन अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि एंगल आई हमारा किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। इट मींस इंसिडेंट एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब कि मिरर के साथ क्या, कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कि ये फार्मूले की प्रूविंग हम कहां से ले आएंगे और कैसे ले आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिरर के कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम। आ जाइए, अब हम डिस्कस करेंगे एक मिरर का केस लेकर के। सपोज ये आपका मिरर हम यहां से कंसीडर करते हैं एक, ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि हाँ एक हमने क्या किया, एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल ग्लास यहां पर कंसीडर कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये जो पार्ट है हमारा, इतना हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए को थोड़ा और बढ़ाते हैं और यहां से हमने दिखा दिया कि ये अपर्चर। सेंटर आपको यहां पर क्लियरली विजुअल है, ये हमारा सेंटर है सी। ये प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी, जो लाइन हमारी सेंटर से जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन जिस बाउंड्री पे ये आकर के प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है वो पॉइंट हमारा हो जाएगा पोल। और ये रीजन आपका जो है ए बी, इसको आप कहेंगे अपर्चर। आप इसको अपर्चर बोलेंगे। तो इतनी चीजें हमें आपको देखने को मिल रही है। अभी क्या है, ये आउटसाइड की ओर हमने पेंट किया है। इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिजाइन की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाएगा, फिर ये अंदर का एरिया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको आप बोलेंगे, ये आपका जो एरिया है, ये रीजन जो है जहां तक पेंट हुआ है, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। सपोज शेप कुछ ऐसा होता और यहां पर अंदर की ओर पेंट कर दिया गया होता, ए बी आपका अपर्चर है। तो इस सरफेस को ये जो आउटसाइड का सरफेस है, ये वाला, इसको आप यहां पर क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बट आपको ध्यान देना है, अगर मिरर की बात करेंगे, जैसे पेंट कर दिया हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर। ये कैसा मिरर है, आउटसाइड, जिस तरफ उभार है थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये उठा हुआ है सरफेस, उधर पेंट कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है। और हम देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है, अभी ये क्या है, अंदर की ओर पेंट कर दिया गया। तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, इस मिरर को जनरली हम किस मिरर के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया आपका, क्योंकि बेसिक जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम r इक्वल टू 2f पे नहीं जा सकते। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे r इक्वल टू 2f, आइदर वी कैन से दैट f इक्वल टू r/2। ये चीजें आपको याद हो सकती हैं, रट सकते हैं, लेकिन रोट लर्निंग छोड़ करके थोड़ा सा हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर आएंगे थ्रू डेरिवेशन। और डेरिवेशन जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी आपको यह ध्यान देना है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और हमने यहां पर क्या कर दिया, बीच में हमने बना दिया नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया, यहां इंसिडेंट एंगल आई, और यहीं से ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल आर। यहां एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हम लिख सकते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेन हमेशा, ये जो सरफेस हमेशा प्लेन नहीं होगा। सरफेस आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, यानी कर्व शेप में भी आप बोल सकते हैं कि नहीं ये सरफेस ऐसा है, तो ऐसा सरफेस है। ये लाइट आई, ये लाइट चली गई, यहां भी बीच में आपका नॉर्मल बनेगा, ये एंगल आर हो आई होगा, ये एंगल आर होगा। देन अगर सरफेस कुछ ऐसा है तो भी लाइट आएगी, लाइट जाएगी इधर, लाइट रे, आपका यहां भी नॉर्मल बनेगा, इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आर होगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा। तो हमें यहां पर बहुत सारे केसेस मिले कि नहीं सरफेस अगर प्लेन है, सरफेस अगर कर्व है, तो भी उस केस में एंगल आई एंगल आर हमें मिलने हैं, नॉर्मल ड्रा होगा। अब इसके बाद थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे और आते हैं हम। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सर्कल नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर में क्लियरली ये मेंशन है कि जो आपका सेंटर से जो भी लाइन जा रही है, सेंटर से, आइदर ये क्या है आपका रेडियस है, रेडियस हो या डायमीटर हो, ये जब भी बाउंड्री पे पहुंचेगी तो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये 90 डिग्री का एंगल इनसाइड बना रही है तो आउटसाइड भी तो 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस डेरिवेशन में कि जब भी कोई भी लाइट किसी इस तरह के सरफेस पर, मिरर पर, इस तरह के कर्व सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस के कहां जाकर के मिलेगी, सेंटर पे। ये फिक्स है। क्लास 10 की मैथमेटिक्स में सर्किल में ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व सरफेस को, अगर वो सर्कल का है, टच करते हुए अंदर इंटर कर रही है, तो जाहिर सी बात अगर 90 डिग्री बन गया, इट मींस वो कहां जाएगी, सेंटर पे जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने फार्मूले पे कि आखिर ये फार्मूला जो है हमारा, वो फार्मूला आया कहां से। तो इस फार्मूले के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। सपोज अगर हम डिस्कस करें यहां पर, यहां हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाउ r इज इक्वल टू 2f। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये जो आपका r इज इक्वल टू 2f है, ये कैसे आ रहा है, इस पे डिस्कशन होगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर लेते हैं, क्योंकि हम ये एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, हालांकि इसी डायग्राम में डिस्कस कर लिया जाए। ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हम लेते हैं कॉन्वेक्स, ये सरफेस हमने ले लिया, और इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहां डिजाइन कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा सेंटर। बिकॉज अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो सर्किल इस तरह से कुछ बनेगी, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां सेंटर डिफाइन कर दिया, ये पोल हो गया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट हमने भेजा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट जा रही है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और सेंटर के जस्ट बीच में, इसकी प्रूविंग अभी हम करेंगे कि आखिर
बीच में क्यों, ये हमने क्या किया, ये फोकस डिसाइड कर दिया, यहाँ फोकस एफ हमें यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा फोकस आ गया है। थोड़ा सा डिजिटली दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। अब यहां पर क्या है, अगर ये फोकस है तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो गई, बट इस तरह के मिरर का नेचर क्या है, ये लाइट को इन साइड तो बेंट नहीं करेगा, बिकॉज लाइट को इन साइड बेंट कौन करता है, कॉनकेव मिरर, और ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स है। ये लाइट को जस्ट ऊपर की ओर ऐसे भेजेगा, लाइट आपकी ये चली गई ऐसे। अब अगर लाइट इधर जा रही है तो इसको हम क्या करेंगे, आखिर ये लाइट पैरेलल आई फिर अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे चली गई, तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया था सरफेस कैसा भी हो नॉर्मल तो वहां बनेगा ही। ये रहा वो नॉर्मल, और नॉर्मल कहां जाएगा, सेंटर पे, बिकॉज अगर वो नॉर्मल है तो किसका नॉर्मल है भाई, वो नॉर्मल है किसका, इस कर्व सरफेस का। तो वो नॉर्मल अगर इस साइड है तो अंदर भी नॉर्मल होगा और वो जाकर के सेंटर पे मिलेगा। अभी यही सर्किल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इन दैट केस नॉर्मल से यहां पर जो एंगल बना वो था हमारा एंगल आई, और यहां जो एंगल बना वो है एंगल आर। ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद अगर यहां पर एंगल आई है और एंगल आर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो गया यहां पर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आगे बढ़ते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइट जो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन में, इसको अगर बैक साइड में बढ़ाया जाए तो ये लाइट बैक साइड में कहां आएगी, ये आपको देखना है। ये बैक साइड में सेम कलर की लाइट ये आ रही है आपकी फोकस पे। ये लाइट कहां आ रही है, फोकस पे, लेकिन ये इमेजिनरी लाइट है। ये लाइट पैरेलल आई तो, लेकिन टकरा के किधर चलेगी, ऊपर। ये नेचर किसका था, ये इस मिरर का नेचर था। अगर ये मिरर कॉन्वेक्स ना होता, कॉनकेव होता, तो वो लाइट कहां होती, अंदर की ओर बेंट होती। उस पर भी एक केस इमेजिन करेंगे अभी। ये हमारा पॉइंट ए मान लिया हमने, यहां पॉइंट बी कंसिडर कर लिया इस पॉइंट पर, ये बी आपने कंसिडर कर लिया। यहां आपका एफ है पहले से ये। तो अगर इतनी चीजें अवेलेबल हैं तो आपको यह बताना है ध्यान से कि अगर ये एंगल आई है, ध्यान दीजिए, ये एंगल आई है तो यहां कौन सा एंगल मिलेगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का केस देख रहे हैं हम कि ये एंगल जस्ट किसके बराबर है, आर के, क्योंकि यही दो लाइन आई है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इधर निकल गई। इट मींस यहां पर हमें एंगल आर मिल रहा है। पॉइंट सी पर कोई एंगल नहीं बना, उसको हम एक एंगल और कंसिडर कर सकते हैं अपने से, थीटा अल्फा, जो आपकी इच्छा है वो कंसिडर कर लीजिए। हम यहां थीटा कंसिडर कर लेते हैं। कुछ एंगल हमें यहां देखने को मिल गए। अब मैटर ये करता है कि बड़े कायदे से अगर देखा जाए तो एंगल आर, ये वाला अंदर वाला एंगल आर किसके इक्वल है, यहां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई किसके बराबर है हमारा, एंगल आर के इक्वल। सेम एज इट इज, ध्यान से देखा जाए, आप देखिए यहां से इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो कुछ ये शेप बन रहा है। एक लाइन ऐसे गई, उसका हमने नोटेशन क्या दिया है, ए, और एक जगह पॉइंट बी ये, और उसके नीचे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये,
जिसमें इस पॉइंट पर P, तो यहां पर आप दिखा देंगे B के जस्ट नीचे P। आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो F मिलेगा, और थोड़ा F से आगे जाएंगे तो C भी मिल जाएगा। हुआ क्या, C से एक लाइन गई है, कहां पर गई है, B पर गई है, तो बना दीजिए, ये B पर लाइन चली गई। और जब B पे जो लाइट गई है, ध्यान से देखा जाए तो यहां एंगल क्या है बेटा, वो एंगल है थीटा, ये रहा वो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां भी तो कोई एंगल होना चाहिए, वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने अगर थीटा बनाया है, ये देखिए यहां थीटा अगर बनाया है, तो थीटा किसके वर्टिकली अपोजिट है, कोई तो एंगल होगा जिसके वर्टिकली अपोजिट है, और वो एंगल किन दो लाइन के बीच में बन रहा है भाई, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में होगा। आपको देखना है वो लाइन कौन सी है, वो एंगल कौन सा है, देखा जाए तो थीटा एंगल जो बना है वो एंगल ये पिंक लाइन और येलो लाइन की बीच में बना है। और ऐसा ही एक पिंक, यही वाला पिंक जो है आपका, ये इधर आ रहा है और ये पिंक लाइन है, तो थीटा जस्ट इक्वल हो गया एंगल आई के। तो एंगल थीटा यहां पर जो है वो एंगल आई के इक्वल है, और हम यहां लिखेंगे कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्लियर हुआ। तो आप ये कह सकते हैं ना, एंगल आई आर के इक्वल है, एंगल आई थीटा के इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इट मींस एंगल थीटा जो है वो रियल में एंगल आर के इक्वल है। यहां कुछ कंक्लूजन हमको मिला, एंगल थीटा एंगल आर के इक्वल हो गया। अरे ये तो बड़े अच्छे से एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को यहां हम लेते हैं, देखिए बी से किधर आ रहा है, एक एफ पे गया लाइन, ये रहा, ये ट्रायंगल है वो, यहां पर आपका एंगल है आर। तो अगर थीटा एंगल और आर एंगल आपस में इक्वल है, इट मींस ये साइड इक्वल हो गई। मैथमेटिक्स में इतना तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर सेम बेस पे दो एंगल एक दूसरे के फ्रंट में इक्वल हैं, तो वो साइड आपस में एक दूसरे के सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कौन सी साइड आपने इक्वल दिखा दिया, हेंस ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गई, यानी बी से एफ इक्वल हुआ किसके, एफ सी के। ये आपका जो बी एफ है वो किसके इक्वल हो गया, एफ सी के। अब अगर ये चीज इक्वल है तो हम यहां पर कुछ चीजें आपको फिर से डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। अपर्चर हमारा काफी बड़ा है, ये रहा अपर्चर यहां से लेके यहां तक। अब इस अपर्चर में अगर हम आपसे पूछें, यहां पर कुछ चीजें थी वो रब हो गई, थोड़ा सा उसको फिर से बना दिया जाए। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट सी, सेंटर। अपर्चर, अपर्चर इतना बड़ा है, इतना बड़ा अपर्चर अगर आप देख रहे हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है बी एफ, ध्यान से देखिएगा हम बात कर रहे हैं बी एफ और साथ में लाइन पी एफ की, पी एफ, क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो आप दूर से देखेंगे कहेंगे नहीं नहीं, ये साइड छोटा है ये बड़ा है, ऐसा हो सकता है, बराबर तो नहीं है। तो हमने आपको एक लाइन बोला कि नहीं नहीं, इसको हम क्या करें, अपर्चर को अगर छोटा करके आपसे पूछें तब आप बताइए। तो अपर्चर को हम थोड़ा सा स्मॉल कर रहे हैं, मान लीजिए अपर्चर इतना बड़ा है, बस ये अपर्चर हो गया, और यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, कोटेड एरिया है, कोटेड रीजन है। कोटेड का मीन्स है कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन चुका है। अब हम क्या कहते हैं, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सर्किल जो है वो इस तरह से कुछ बनेगा, सेंटर भी नजदीक हो जाएगा, फोकस भी नजदीक हो जाएगा, पैरेलल लाइन चली जाएगी, पैरेलल लाइन
देखा जाए तो ऐसे इधर आएगी और ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, और नॉर्मल अगर ड्रा करेंगे तो नॉर्मल यहां से चला जाएगा ये। लेकिन इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट B है और यहां P है तो आप कह सकते हैं हां सर B से F जो है वो नियरली इक्वल तो लग रहा है PF के, P और F के। ये रिजल्ट कब निकल के आया? ये रिजल्ट तब निकल के आया जब हमने अपर्चर के साइज को इतना से इतना कर दिया, तब आपको लग रहा है हाँ सर ये सही करें आप, B से F इतना है और उतना ही लगभग PF है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर ए स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो BF है वो रियल में PF के इक्वल है, BF नियर अबाउट इक्वल टू PF। तो यहां से देखिए एक रिलेशन मिला, यदि BF FC के इक्वल है, यदि BF PF के इक्वल है, तो उस केस में PF और FC भी आपस में PF और FC भी आपस में नियरली इक्वल होंगे। अब इस चीज को, इस रिजल्ट को लेकर के हम कहां पहुंचते हैं अपने डायग्राम पे। PF और FC देखिए, PF ये रहा बेटा और FC ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। और जनरली हम लोग मिरर के केस में पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कंसीडर करते हैं? F। पोल से फोकस तक की दूरी को, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सभी पैरेलल लाइन जाकर के मिलेंगी। मिरर चाहे जैसा भी हो, मिरर आपका कॉनकेव है तो रियल लाइन, और मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो इमेजिनरी लाइन मिलेंगी जरूर। तो रिजल्ट यहां से ये निकला कि जो P से C है वो PC इक्वल है किसके? PF प्लस FC के, PF प्लस FC के इक्वल है। और हमने ये तो दिखाई दिया कि PF और FC आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, PF और FC। तो आप क्या करिए कि PF की जगह पे PF रहने देंगे और FC की जगह पे भी क्या कर देंगे? PF लिख देंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहां पर हो गया 2PF PC के इक्वल, और PC ध्यान से देखा जाए तो P पोल से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। किसी भी सर्कल का रेडियस होता है बाउंड्री से कहां तक? सेंटर तक। तो इसको आप R लिख सकते हैं, और ये 2 इंटू क्या हो गया? PF की वैल्यू फोकल लेंथ F। इट मींस R इज इक्वल टू 2F, यहां पर आपका प्रूफ हुआ, और यही आपका F इज इक्वल टू R/2 बनता है। ये हमने एक डायग्राम लिया कॉन्वेक्स का। अगर बात की जाए कॉनकेव के डायग्राम की, तो कॉनकेव के डायग्राम को भी इसी तरह से बनाया जा सकता है। कॉनकेव का डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, देन आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पोल, यहां फोकस, यहां सेंटर, ये गई हमारी एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल गई। अच्छा, इस मिरर का ही केस है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को इनसाइड बेंड करेगा, ये तो लाइट को आउटसाइड बेंड किया था, तो इनसाइड बेंड किया तो किधर आया? फोकस पे। ये फोकस पे आ रहा है तो भाई यहां पे तो आपको ड्रा करना पड़ेगा ना एक नॉर्मल। देखिए नॉर्मल कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। सेम वही केस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट B, ये F, ये C, यहां इंसिडेंट एंगल I, यहां इंसिडेंट एंगल R, ये एंगल आपका थीटा। कुछ वैसा ही डायग्राम बन गया। यानी ये जो कॉमन डेरिवेशन है, ये कॉमन डेरिवेशन दोनों डायग्राम के लिए सुटेबल है। आप किसी भी एक डायग्राम को बनाइए, चाहे कॉन्वेक्स का बनाइए चाहे कॉनकेव का बनाइए, और बना करके इस सेम डेरिवेशन को आप कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर में F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F कैसे आता है।
क्लास 12 बोर्ड के सारे टॉपिक 1 बाय 1 कंटिन्यूअसली इसी तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर सके। और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको कितना राइट करना है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इवन उससे हाई लेवल पे आपको जो एंट्रेंस देने हैं, अदर इंजीनियरिंग, नीट, इनके एग्जाम्स के लिए आपको कितना पढ़ना है वो सभी भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।